आज की कहानी है दायम्मा के बेटे ने घर क्यों छोड़ दिया था। शाम के समय विशेषर को घर पर आया देख मेरी पत्नी नंदिनी को आश्चर्य हुआ। तुम यहाँ इस समय कैसे? इस वक्त तो तुम्हें गोदाम पर होना चाहिए था। बात क्या है? नंदिनी ने जब उससे यह पूछा तो विशेषर ने अपने कान पकड़ लिए, मानो इस गलती के लिए वह माफी मांग रहा हो। फिर वह अपने आने का प्रयोजन बताने लगा। मलकिनी, ये उत्तमा मैया है, हमारी बहन है, विधवा है। 10 साल पहले इसका बेटा उत्तम, जिसकी उम्र 12-14 साल की रही होगी, मेरे बहनोई के मरने के बाद घर छोड़कर चला गया। कहाँ गया पता नहीं चल पाया। हम लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत पैसा भी खर्च हुआ, पर वह नहीं मिला। न जाने बचा भी है कि नहीं। जीता होता तो अपनी माँ की जरूर सुध लेता। आज इस बात को 10 बरस बीत गए। कुछ दिन अपने पास रखने के बाद इसकी सास ने गुस्से में इसे नैहर भेज दिया। वह इसे अपने बेटे के असमय मौत का जिम्मेदार ठहराती है। तब से ये हमारे घर ही रहती है। पर माँ जी, औरतों की तबीयत के बारे में हम क्या कहें? आपको तो सब पता ही है। घर पर ननद भौजाई में रोज चकचक मची रहती है और हम परेशान होते रहते हैं। आपकी इतनी बड़ी हवेली में इसे आसरा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसी आशा से इसे लेकर आपके पास आया हूँ। यह यहाँ रहेगी तो इसकी जिंदगी भी सही ढंग से निभ जाएगी। आपके घर के सारे काम कर देगी। काम करने के मामले में ये खूब मेहनती है। बहन है इसलिए नहीं तारीफ कर रहा हूँ। हर चीज साफ सुथरी और अपनी जगह पर मिलेगी। इसी बात को लेकर दोनों औरतों का झगड़ा भी होता था। इसकी भाभी जरा आलसी है और घर को व्यवस्थित रखने में ढीली। हमेशा जरूरत का सामान यहाँ वहाँ कहीं रखकर भूल जाती है, जिसकी वजह से ये उससे उलझ पड़ती है। विशेषर ने अपनी बहन के सारे गुण व व्यथा का वर्णन एक ही सांस में कर डाला। देश में आज भी एक लड़की को उसके पिता के नाम से जाना जाता है और शादी के बाद उसके पति अथवा बेटे के नाम से। इस औरत की पहचान उसके बेटे उत्तमा से है। एक ऐसा बेटा जिसने अपनी जन्नी को ही बिसार दिया और उसकी कभी सुध ही नहीं ली। पर हमें घर पर काम करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम चौका बर्तन का काम करने वाली है। तुम अपने घर की कलह को हमारे हवाले क्यों किए जा रहे हो? नंदिनी ने विशेषर को टालते हुए कहा। विशेषर ने जीभ को दांतों से काटकर हाथ जोड़ लिए। मलकिनी, यह कलह करने वाली नहीं है। बड़ी उम्मीद से हम इसे आपके पास लेकर आए हैं। आप जैसे बड़े लोगों के लिए एक बेसहारा महिला को सहारा देना बड़ी बात नहीं है। जहाँ एक बेसहारा को सहारा देने का पुण्य आपको मिलेगा, वहीं इस बेसहारा का भी एक निश्चित ठौर हो जाएगा। विशेषर मेरे माल गोदाम पर दरबानी करता है और उसकी ड्यूटी शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक की है। लंबा चौड़ा गठीला श्यामल शरीर, चेहरे पर रुबीली मूछें और कसरती बदन वाला विशेषर अपनी शारीरिक सौष्ठव के विपरीत बिल्कुल ही विनम्र प्रकृति का है। विशेषर की ही तरह उत्तमा मैया भी श्याम वर्ण की थी, किंतु समय के आघातों ने उसके चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। जिसके पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो जाए और जिसका बच्चा घर छोड़कर चला जाए, वो सामान्य रह भी कैसे सकती थी? विशेषर की बातें सुनकर नंदिनी सोच में पड़ गई। जब मैंने विशेषर को कुछ ज्यादा ही परेशान पाया तो नंदिनी से उसकी बहन को घर के काम पर रख लेने को कहा। आप तो बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, कम से कम माँ जी से तो पूछ लेते। नंदिनी ने मेरे फैसले का प्रतिवाद किया। माँ को मैं मना लूंगा, मैंने नंदिनी को आश्वस्त किया। पर यह रहेगी कहाँ? नंदिनी ने अंतिम बाण छोड़ा। अरे, गोहाल के बगल में बने भूसी घर में ही ये अपने लिए जगह बना लेगी। इतना बड़ा भूसी घर भी आबाद हो जाएगा। मैंने नंदिनी की शंका का निवारण करते हुए कहा। जैसी की आशंका थी, माँ ने जब ये सुना तो वो भी बिफर पड़ी। संभवतः नंदिनी ने ही कुछ बड़ा चढ़ाकर कहा होगा। सत्तो अपने बेटे सत्येंद्र नाथ को वे इसी नाम से पुकारती हैं। इसे रखने से पहले इसकी जात बिरादरी का तो पता कर लिया होता। माँ की बात पर मुझे हंसी आई। इस युग में भी वे कहाँ जात पात को लेकर बैठ गई।
यदि इस बेसहारा महिला की मदद नहीं करनी तो स्पष्ट कहना बेहतर था। जात पात का बखेड़ा व्यर्थ का प्रपंच था। वैसे भी मेरा मानना था सबसे कठिन जाति अवमाना। किंतु प्रत्यक्ष मैंने इतना ही कहा, माँ, ये विशेषर की बहन है जो जाति का कोयरी है और जिस पर तुम्हें कोई एतराज नहीं है। इसीलिए जाति के नाम पर उसकी बहन को ना रखना नीति परक नहीं होगा। उसके काम को देखते हैं। यदि घर के काम में वह उतनी ही सलीकेदार है जैसा कि विशेषर बताकर गया है तो ठीक, वरना उसे हटा देंगे। अभी यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। बहस खत्म करने की गरज से मैंने माँ को समझाया। मेरी छठी इंद्रियां कहती थी कि मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों ने ही मेरे दबाव में आकर मेरे फैसले को स्वीकार करते हुए उत्तमा मैया को रखने को तैयार तो हो गए थे, किंतु वे दोनों ही मेरे इस फैसले से असंतुष्ट दिखते थे। मैंने मन ही मन मान लिया कि इस बेसहारा औरत का आसरा हमारी हवेली में बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। जब घर की दोनों महिलाएं आपके फैसले के खिलाफ हों, तब उसे कायम रखना टेढ़ी खीर थी। मैं समझ गया कि उस बेसहारा महिला की कड़ी परीक्षा सुनिश्चित थी। यह भी तय था कि इस परीक्षा में सास बहू उसे अनुत्तीर्ण कर उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगी। इस प्रकार मेरे फैसले की इज्जत भी रह जाएगी और उनका अभीष्ट भी सिद्ध हो जाएगा। आखिर गृह स्वामिनियों से विरोध के सामने कोई कब तक टिक सकता है। यह तो यूं भी एक लाचार, बेसहारा और मजलूम औरत थी। इस घटना के दूसरे ही दिन मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में शहर जाना पड़ गया। दरअसल मेरे अभ्रक खान के खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने पर थी। इसी के नवीनीकरण के लिए जिला खनन कार्यालय व स्थानीय कोर्ट में कुछ हलफनामा और करार पत्र आदि दाखिल करने थे। मेरे वकील ने मुझे बताया था कि इन समस्त कार्यवाही में तकरीबन 1 महीने का समय लगना था। मैंने नंदिनी से साथ चलने की पेशकश की तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि कल ही उत्तमा मैया काम पर लगी है और वो माँ जी को उसके भरोसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। अरे, तुम भी अहमक हो। इस लाचार सी औरत से माँ को क्या खतरा? मैंने हंसते हुए पूछा। ना बाबा ना, आप ही जाएं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। नंदिनी अपने निर्णय पर अडिग रही। बहरहाल मैं अकेला ही शहर जाने की तैयारी करने लगा। 1 महीने बाद जब मैं घर लौटा तो पोर्टिको में गाड़ी खड़ी करने से पहले सामने के लॉन से गुजरते हुए मुझे आभास हुआ कि लॉन में घास बड़ी तरतीबी से लगी हुई थी। क्यारियों में फूल के पौधे के आसपास भी काफ़ी सफाई थी। इस बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी बिहारी की थी। मैंने बिहारी को काम से जी चुराते हुए कभी नहीं पाया, किंतु उसके काम में इतनी सुघड़ता भी मैंने कभी नहीं देखी थी। अतः आश्चर्य हुआ। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। यह सोचकर मैं माँ के कमरे में उनके चरण स्पर्श को प्रवेश किया तो वहाँ उत्तमा मैया को देख दूसरा आश्चर्य हुआ। वो माँ के पैर दबा रही थी। मेरी उम्मीद से परे 1 महीने बाद भी वो इस घर में मौजूद थी। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। उसे माँ के पैर दबाते देखना अपने आप में एक सुखद अनुभूति थी। मैंने झुककर ज्यों ही माँ के पैर छुए तो वो उठ गई। शायद हल्की नींद में थी अथवा उसके आराम का समय पूरा हो चुका था। बेटी जा, जरा बहू को खबर कर दे कि मालिक आ गए हैं और फटाफट 3 कप चाय भी बना ला। बाहर से आया है, थक गया होगा, माँ ने उत्तमा मैया से कहा। माँ के मुंह से धाय के लिए बेटी संबोधन सुन मैं विस्मित हुआ। 1 महीने में ही तुमने इसे अपनी बेटी बना लिया, यह कैसा चमत्कार है? मैंने पूछा। बेटा, जो लड़की बेटी की तरह सेवा करे उसे बेटी कहने में क्या हिचक। जब ये यहाँ काम मांगने आई थी तब हम इसके स्वभाव से परिचित नहीं थे, किंतु यह तो खरा सोना है। आदमी की सूरत और सीरत में बड़ा फर्क होता है। सूरत से किसी की सीरत का अंदाज़ा लगाना गलत है। मैं मानती हूँ तब मैं गलत थी, माँ ने स्पष्ट किया। माँ के पास बैठते हुए मैंने माँ से उसके घुटनों के दर्द के बारे में पूछ बैठा। अरे बेटा, धाय के हाथ में तो जादू है। विशेषर से कहकर इसने न जाने कौन सा तेल मंगवाया है, उसी तेल से मेरे पैरों की मालिश करती है।
कुछ उस तेल का असर और कुछ इसके हाथों का जादू। अब घुटनों के दर्द में बहुत आराम है। माँ घुटने के दर्द से निजात पा काफी खुश नजर आ रही थी। यूं तो मैंने नंदिनी को भी यदा कदा माँ के पैरों को दबाते देखा था, किंतु माँ की यह परेशानी बनी हुई थी और लगता नहीं था कि इसका कोई इलाज भी होगा। तभी चाय के साथ नंदिनी ने कमरे में प्रवेश किया। चाय पीकर मैं अपने कमरे में चला आया। 2 घड़ी आराम करने के बाद मैंने स्थानीय दुर्गा मंडप देवी दर्शन के लिए निकलने लगा तो नंदिनी से भी चलने का आग्रह किया। इन दिनों में मंदिर नहीं जा सकती, नंदिनी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए मुझे मंदिर अकेले ही जाना पड़ा। मंदिर जाना आवश्यक था क्योंकि अगले माह पड़ने वाली चौथी दुर्गा पूजा की तैयारियों के लिए गठित कमेटी का मैं एक सक्रिय सदस्य था। मंदिर से लौटा तो मैंने अपने बेटे गिल्लू को उत्तमा मैया से बाहर वाले बरामदे में जमीन पर आमने सामने बैठकर बातचीत में मशगूल देख मुझे आश्चर्य हुआ कि इन दोनों के बीच बातचीत का मुद्दा क्या हो सकता था, किंतु मैंने उस समय उन्हें टोकना सही नहीं समझा। मैं अपने कमरे में आराम करने चला आया। तभी नंदिनी मुझे रात्रि भोजन के लिए बुलाने चली आई। ये गिल्लू और उत्तमा मैया के बीच क्या गुफ्तगू होती रहती है? मैंने नंदिनी से पूछा। धाय उसे कहानी सुनाती है, इसी वजह से वह उसके साथ चिपका रहता है। शाम को खेलकर वापस आने के बाद होमवर्क करता है और फिर रात्रि भोजन से पहले वह रोज ही धाय से कहानी सुनता है। वह जो सुनता है वो मुझे भी सुननी पड़ती है। कभी राम की कहानी तो कभी कृष्ण के बचपन की, कभी राजा राम रानी की सामान्य कहानी। दोनों में काफी दोस्ती हो गई है, नंदिनी ने बताया। रात्रि भोजन के लिए बैठते ही बैठते कटहल की सब्जी की खुशबू ने मेरी भूख बढ़ा दी। तो आज खाने में माँ की बनाई कटहल की सब्जी है। खुशबू ऐसी है मानो मटन बना है। बहुत दिन बाद वैसी ही खुशबू की अनुभूति हो रही है। अच्छा है, महीने के कुछ दिन तुम रसोई से दूर रहती हो, इसी बहाने कभी कभी माँ के हाथ का बना खाना भी खाने को मिल जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए कनखियों से नंदिनी की ओर देखा। धीमे बोलिए, आप भी हर चीज का समाचार बना देते हैं। मंद स्वर में मुझे प्यार से झिड़कते हुए नंदिनी ने स्पष्ट किया। सब्जी माँ जी ने नहीं वरन धाय ने बनाई है। यह सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। बिल्कुल वही छौंक और स्वाद जिससे बचपन से अवगत था। अगले दिन सुबह सवेरे जब मैं लॉन में टहलने निकला तो देखा कि उत्तमा मैया तन्मयता से क्यारियों में लगे फूलों के पौधों को संवारने में लगी हैं। तत्काल मैंने जान लिया कि लॉन के कायाकल्प में उत्तमा मैया का ही हाथ था, ना कि बिहारी का। तब तक नंदिनी टी पॉट में चाय लेकर वहां आ गई। अरे, इतनी जल्दी तुम चाय बनाकर भी ले आई? अभी अभी तो तुम मेरे पास से उठकर गई थी। मैंने अचरज से पूछा। इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? उत्तमा मैया सुबह 4 बजे ही उठ जाती हैं। फ्रेश होकर और नहा धोकर सुबह से ही वो घर और रसोई के काम में लग जाती हैं। बिना स्नान किए तो वो रसोई में प्रवेश नहीं करती। कोयले का चूल्हा जोड़ती हैं और एक चूल्हे पर दाल और दूसरे पर चाय का गर्म पानी चढ़ा देती हैं। जितनी देर में हम सब उठते हैं तब तक तो ये सब्जी काट चुकी होती हैं। गागर में कुएं से पानी का पीने का पानी भरकर रख देती हैं। पीछे दालान में झाड़ू बुहारू कर डालती हैं और ज़रूरत पड़ी तो गोबर से दालान लीप देती हैं। आधा काम तो ये हमारे उठने से पहले ही कर डालती हैं। चाय बनाने में फिर देरी कैसी, जब चाय का पानी गर्म होकर तैयार रहे। इसके बाद ये इसे सामने वाले लॉन को संवारने में लगती हैं या फिर पीछे किचन गार्डन में सब्जियों की देखरेख करती हैं। नंदिनी ने विस्तार से धाय के कार्यकलापों की जानकारी दी। तब तो घर के काम के लिए जो नौकरानी तुमने उठा पर रखा था उसे तो तुमने उठा दिया होगा? मैंने पूछा। जी हाँ, अब उसकी क्या जरूरत? पिछले महीने का दरमाहा देकर मैंने उसे विदा कर दिया। आपने तो देखा ही है कि सारा काम इसने अच्छे से संभाल लिया है। दोपहर को ये माँ के पैर भी दबाती है। अपने व्यवहार से इसने माँ का दिल तो जीत ही लिया है। दोनों बच्चे भी इसके मुरीद हो गए हैं। गुड्डी और गिल्लू का खूब ख्याल रखती है, खासकर गिल्लू का। अब तो स्कूल से आने के बाद
वह इसके पीछे पीछे ही मंडराता रहता है। जाने इसने उस पर क्या जादू कर दिया है। दाल चावल में घी डालकर रोज दोपहर उसे बड़े प्यार से कौर कौर करके खिलाती है। उसके इतने नखरे यही उठा सकती है, मेरे बस का तो नहीं बाबा। कौन रोज उसे कौर कौर कर खाना खिलाए। अच्छा है ये आ गई, अब अच्छे से खाएगा तो बदन को भी लगेगा। नंदिनी ने खुलासा किया। मेरी बेटी गुड्डी यानी गायत्री 10 साल की है और बेटा गिल्लू यानी गौतम 6 साल का। दोनों पास के ही एक स्कूल में पढ़ने जाते थे। पर तुम्हें नहीं लगता कि स्वच्छता के लिहाज से यह सही नहीं है? तुम गिल्लू को समझाओ। मैंने प्रतिवाद किया। मेरा मानना था कि स्कूल लाने व ले जाने तक तो धाय पर निर्भरता ठीक थी, किंतु धाय से एक दूरी बनाकर रखना भी तो जरूरी था। यह अतिरिक्त सहृदयता अनावश्यक था। खान पान में अंतर तो होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। यूं भी बच्चे दादी माँ और माँ के आंचल की छांव में महफूज ही थे। मैं क्या करूं? नंदिनी ने मानो हथियार डाल दिए। धाय के खाने पीने का क्या प्रबंध है? मैंने पूछा। वह अपना खाना दोनों टाइम खुद से अलग ही बनाती खाती है। उसी भूसी घर में वह अपना चूल्हा अलग जोड़ती है। मकई और जौ का आटा, साठी लाल चावल और बगीचे की साग सब्जी पर उसका गुजारा चल जाता है। नंदिनी ने खुलासा किया तो मैंने चैन की सांस ली। अगले दिन दोपहर के भोजन पर नंदिनी ने खिचड़ी के साथ जब तिलौड़ी, बड़ी और पापड़ आदि परोसे तो मुझे पुनः माँ के बनाए ये घरेलू व्यंजन याद आ गए। माँ कभी इन्हें घर पर ही बनाती थी। निश्चय ही धाय ने ही बनाया होगा, क्योंकि माँ तो अब अधिक उम्र होने की वजह से ये सब बना नहीं पाती और नंदिनी को पापड़ अथवा तिलौड़ी पारना आता नहीं। मैंने यह भी गौर किया कि टेबल पर व्यवस्थित तांबे, कांसे और पीतल के सारे बर्तन और डोंगे चमचमा चमक रहे थे। यानी यहाँ भी देसी उपायों से धाय ने सारे बर्तन चमका डाले थे। इमली अथवा नींबू का रस, खाने वाला सोडा और कोयले की राख को मिलाकर पुआल के सर्व निर्मित ब्रश से रगड़कर कोयले की कालिक से गंदे बर्तन को चमकाने की कला अनूठी है। बरबस ही गोसाई की रचित रामचरितमानस की ये पंक्ति याद हो आई। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलत जग जीवन दाता। यानी कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वहीं धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तुम ये सब बनाना सीख क्यों नहीं लेती? माँ को बिठाकर उनसे सीखना तो अब संभव नहीं। तुम सीख लोगी तो ये पारंपरिक व्यंजन अगली पीढ़ी में भी हस्तांतरित हो जाएंगे, वरना हमें भी बाजार के व्यावसायिक तरीके से बनाए पापड़ और बड़ी खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। मैंने नंदिनी से निवेदन किया तो वह मुस्कुरा पड़ी। ये मैंने ही धाय के साथ मिलकर बनाए हैं। मुझे पता है आपको उड़द दाल, तिल और हींग की तिलौड़ी और साबूदाने के पापड़ बहुत पसंद हैं, किंतु पहले समय नहीं मिल पाता था। इसके आने से अब समय ही समय है। इसीलिए इस बार जब आप शहर गए तो मैं ये सब बनाने की सोची। मैं बार बार माँ जी से पूछती थी, तब धाय ने आकर मेरी मदद की और ये बन पाए। इस साल मैंने धाय की मदद से आम और नींबू के अचार सीखने की भी सोची है। नंदिनी ने खुलासा किया। मैं भोजन कर ही रहा था जब दोनों बच्चे धाय के साथ स्कूल से वापस लौटे। हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदलकर गिल्लू दायम्मा दायम्मा पुकारता हुआ धाय के साथ रसोई में चला गया। थोड़ी ही देर में एक कटोरे में दाल चावल ले वो रसोई से बाहर आया और धाय की गोद में ही बैठकर खाना खाने लग गया। धाय के लिए दायम्मा संबोधन ने मुझे चौंका दिया। इतनी जल्दी उसके वात्सल्य ने नन्हे गिल्लू के हृदय में इतना गहरा प्रभाव जमा लिया था कि अबोध गिल्लू के दिल में उसकी छवि माँ के समकक्ष ही यानी अम्मा की बन गई थी। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ये ले जाए। गिल्लू अपनी दायम्मा के प्रेम और वात्सल्य में बिना मोल बिक गया था। धाय उसे प्रेम से निहारती रहती, जैसे वो उसका ही बच्चा हो।
नंदिनी मुझे ही देख रही थी, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रही हो कि अब मना क्यों नहीं करते। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक माँ के वात्सल्य में विघन डालने के पाप का भागी बनूं। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए। यहाँ प्रेम दायम्मा के स्वरूप में मेरे समक्ष था। जल्द ही मैंने देख लिया कि उत्तमा मैया वास्तव में अपने कार्यों के प्रति ही नहीं, वरन इस घर के प्रति पूरी तरह से समर्पित और वफादार थी। जिस भूस वाली कोठरी में उसके रहने का इंतजाम किया गया था, उसे उसने इतने अच्छे तरीके से सजा दिया था कि लगता ही नहीं था कि यह गाय बैल का चारा भूसा का भंडार था। भूसी को एक ओर समेटकर बाकी कमरे को उसने अपना छोटा सा आशियाना बना डाला था। उसका भाई विशेषर अक्सर उससे मिलने आता और अपनी बहन को खुश देखकर नंदिनी और बच्चों को आशीष देता। उत्तमा मैया को इस घर में काम करते एक युग बीतने को आया। उसने कभी पैसे नहीं मांगे, इसीलिए उसकी सारी ज़रूरतों का हम विशेष ध्यान रखते। इन 12 सालों में प्रत्येक माह मैं उसके महीने का दरमाहा निकालकर अलग रख देता था, जिसमें प्रत्येक वर्ष का इजाफा भी जोड़ देता था। एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। मेरा अब भी ऐसा मानना था। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। इतने वर्षों में धाय घर के सदस्य जैसी ही हो गई थी। गुड्डी की पढ़ाई समाप्त हुई और मैंने उसकी शादी तय कर दी। गुड्डी की शादी में भंडार की सारी जिम्मेदारी उत्तमा मैया पर थी। माँ के लिए भंडार का हिसाब किताब रखना संभव नहीं था और नंदिनी शादी के विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त थी। रिश्ते नाते के किसी संबंधी को यह जिम्मेदारी देता तो वो शादी का आनंद उठाने से वंचित रह जाते। ऐसे में माँ का आदेश पर भंडार की चाबी और जिम्मेदारी उत्तमा मैया को सुपुर्द कर हम निश्चित थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने सही तरह निभाई। क्या मजाल कि हलवाई उसे बुद्धू बना दे। शादी की किस विध में कितनी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले से तैयार रहती थी। गुड्डी की शादी में सब कुछ अच्छी तरह निभ गया और वो ब्याह कर अपने ससुराल विदा हो गई। इसी वर्ष गौतम ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। वो आगे की पढ़ाई के लिए आईआईटी मद्रास चला गया। एकाएक घर सूना हो गया। हालांकि चेन्नई से गौतम का फ़ोन बराबर आता और हम सब से बात करने के बाद वो अपनी दायम्मा से बात करना नहीं भूलता। अपनी बातों से वो अपनी दायम्मा को खुश रखने का प्रयास करता। तथापि मैंने गौर किया कि गिल्लू के चले जाने से उत्तमा मैया फिर से खोई खोई सी रहने लगी थी। एक बेटा उसने बचपन में खो दिया था, दूसरे से प्रीत लगाई तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया। मैंने महसूस किया कि इस सुनसान घर में अब उसका जी नहीं लग रहा था। विशेषर से कहकर मैंने उसे कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने को कहा ताकि जगह बदलने से शायद उसका मन बहल जाए, किंतु उसने दृढ़ता से खुद ही मना कर दिया। अगले सप्ताहांत सेमेस्टर अवसान पर गिल्लू घर आने वाला है। इस सूचना ने उसकी दायमा में मानो नए जीवन का संचार कर दिया। अपने बेटे को क्या क्या बनाकर खिलाना है, बस इसी में वो व्यस्त हो गई। हम लोगों से अधिक उसे ही गौतम के आने का इंतजार है। भले ही मेरे बेटे का नाम गौतम था, किंतु बुद्ध सा निष्ठुर तो वो कदापि न था। जब दायमा के प्रति उसके हृदय में इतनी करुणा थी तो इस परिवार के प्रति उसके प्रेम का तो कोई पारावार ही नहीं था, ऐसा मैं मानता था। कल संध्या में फ़ोन पर सबसे बात करने के बाद अपनी दायमा से पूछने लगा कि आते हुए वो उसके लिए क्या उपहार लाए। कल गौतम घर आने वाला है। कल ही मुझे गायत्री को भी अपनी ससुराल से विदा करके लाना है। इसी बहाने वह अपने भाई से भी मिल लेगी। घर में चहु और रौनक है। संध्या समय अपने कमरे में बैठ मैं गायत्री के ससुराल में लेकर जाने वाले उपहारों की सूची बना रहा था। तभी एक 30-32 वर्षीय पुरुष को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। उसके साथ विशेषर को देख मैं चौंक गया। उसके अभिवादन का उत्तर देकर मैंने उससे उसका परिचय पूछा। मेरा नाम उत्तम है। मैं अपनी माँ से मिलने और उसे लेने आया हूँ। उस युवक ने अपना परिचय देते हुए अपने आने का प्रयोजन बताया। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो यह वही उत्तम है जो संकट के समय अपनी माँ को बेसहारा छोड़ पलायन कर गया था और जिसके इंतजार में
एक जोड़ी सूनी आंखें इतने वर्षों से राह तक रही हैं। मैंने तुरंत धाय को बुला भेजा। थोड़ी देर में धाय के साथ साथ माँ और नंदिनी भी वहां आ पहुंचे। इस अप्रत्याशित समाचार को सुन वे दोनों अपने को रोक नहीं पाए थे। धाय के वहां आते ही उत्तम अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ा और अपने किए की माफी मांगने लगा। धाय अपने बेटे को देख स्तब्ध थी। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ कि वह जो देख रही थी वो सपना नहीं हकीकत था। फिर उसकी आंखें बह चली। मैंने पहली बार उसे रोते हुए देखा। यहाँ तक कि गुड्डी की विदाई अथवा गिल्लू के हॉस्टल जाने के वक्त भी वो अपने जज्बातों को जब्त कर रखने में सफल रही थी। किंतु आज अपने बेटे को सामने देख एक माँ का समस्त वात्सल्य आंखों के रास्ते सारे बांधों को तोड़कर उमड़ पड़ा था। माँ बेटा आपस में वर्षों के सहेजे संस्मरण साझा करने लगे। मैंने उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा। यह सोचकर मैंने धाय को उत्तम को लेकर अपने रूम में जाने को कहा ताकि वे दोनों निश्चिंत होकर बातें कर सके। उनके जाने के बाद विशेषर से मैं अलग से पूछने लगा। पता चला घर छोड़ने के बाद उत्तम कलकत्ता चला गया था, जहां कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद एक साहब के घर पर उसे काम मिल गया। उस साहब के यहाँ काम करते हुए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उसी साहब की पैरवी पर बंगाल सरकार के एक ऑफिस में चपरासी के पद पर नियुक्त हो गया। ऑफिस में ही कार्यरत एक बंगाली चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से उसने विवाह कर लिया था। अब सब कुछ सेटल होने के बाद वह अपनी माँ को लेने आया था। विशेषर की बातें सुन मेरा माथा ठनका। जब उत्तम की नौकरी लग गई थी तब उसने अपनी माँ की सुध क्यों नहीं ली? मैंने विशेषर से पूछा। विशेषर के पास मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। मैंने दूसरा प्रश्न किया, उत्तम के कितने बाल बच्चे हैं? साहब, 2 बच्चे हैं, 2 साल की एक बेटी और बेटा इसी साल हुआ है, विशेषर ने बताया। तो अपने बच्चों की देखभाल के लिए उत्तम की बंगाली मेम को एक आया की आवश्यकता थी, जिसने उत्तम को अपनी माँ के पास आने को मजबूर किया। किंतु प्रत्यक्ष में मैंने कुछ नहीं कहा। मैं माँ बेटे के बीच नहीं आना चाहता था। मैंने नंदिनी पर जब अपनी आशंका प्रकट की तो उसने इसे निर्मूल बताया। तभी पीछे वाले भूसी घर से दोनों माँ बेटा वापस आते दिखे। वापस आते ही उत्तम वहां से दंदनाकर निकल पड़ा। विशेषर के साथ साथ हम सब भी अवाक उसे जाता देखते रहे। हमारी समझ में नहीं आया कि ये आखिर हुआ क्या। धाय चुप थी। आखिर विशेषर के बहुत पूछने पर वो फूट पड़ी। जब इसके घर भी धाय ही बनना लिखा है तो अपने भाग्य से मैं यहीं ठीक हूँ। भैया अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। 6 माह बाद मेरा बेटा कल घर आ रहा है। यह बोल धाय वहां से चली गई। विशेषर के साथ साथ हम सब भी हतप्रभ हो उसे जाते हुए देखते रहे। अपनी कोख जाया के लिए इसके और गौतम के लिए बेटे का संबोधन सुन माँ और नंदिनी दोनों आश्चर्यचकित थे। धाय की सहृदयता और स्नेह शक्ति व्यवहार के हम सब कायल थे। इसलिए 20 वर्षों बाद घर वापस आए बेटे के प्रति उसका यह व्यवहार हम सबों के लिए अप्रत्याशित था। इतने वर्षों में मैंने कभी भी धाय को इस कदर क्षुभित नहीं देखा था। ऐसी भी क्या वितृष्णा कि अपने बिछड़े हुए बेटे का संग साथ एक रात के लिए भी गवारा न हुआ और उसका परित्याग करने में उसने एक भी क्षण नहीं लगाया। प्रीति में कितनी शक्ति है इसका मुझे तत्क्षण आभास हुआ। आपसी संबंधों में प्रीत का स्थान जब स्वार्थ ले लेता है तब यह रिश्तों को खोखला कर देती है, फिर वो अपना बेटा ही क्यों ना हो। कदाचित प्रीत की इसी डोर से बंधे कृष्ण ने हस्तिनापुर महाराज के आतिथ्य को ठुकराकर विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया था। गांव की एक अशिक्षित महिला जिसे वर्षों से हम बेसहारा समझते आए थे कि इस निर्णय ने हमें धाय के उस सशक्त पक्ष से परिचित कराया था जिससे हम सब अब तक अनभिज्ञ ही थे। एक निहायत ग्रामीण महिला भी अपने स्वाभिमान के प्रति इतनी संवेदनशील होगी, यह मेरे लिए अचंभे की बात थी। हो सकता है धाय के इस व्यवहार को हमारा पढ़ा लिखा समाज कलह कहकर नकार दे।
किंतु इस बात को तो कदापि ही नहीं नकारा जा सकता था कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिस आत्मविश्वास और नैतिक बल की आवश्यकता होती है, वो धाय में कूट कूट कर भरा था। धाय पुनः अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।